हेलो एवरीवन एंड बैक टू द चैनल। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं हमारे पुराने टॉपिक के बारे में जो कि था वॉर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। सो पिछली लाइव क्लास में मैंने वर्ल्ड वॉर 1 को इन डिटेल कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इसका पार्ट 2 है। इसमें हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इम्पैक्ट्स थे आपके वर्ल्ड वॉर 1 के, क्योंकि वो उस वीडियो में हम कर नहीं पाए थे। इसी के साथ साथ एक पार्ट 3 भी आएगा जो बताएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में क्या क्या हुआ, जैसे कि कोल्ड वॉर और इंडिया के वॉर्स। ठीक है, तो ये हमारी वॉर्स की सीरीज है। मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगे। अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए हम स्टार्ट कर देते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के इम्पैक्ट्स क्या क्या थे। तो जैसे कि कल हमने बात की थी कि वर्ल्ड वॉर 1 में 1,70,00,000 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, और लगभग 2 करोड़ लोग जो थे वो जो थे इस वॉर में इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, सो एक बहुत ही डेवेस्टेटिंग वॉर था, एक बहुत ही गंदा वॉर था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, क्योंकि ऐसा वॉर आज तक कभी नहीं आया था हमारे सामने। ठीक है, इससे पहले के जो वॉर्स हुआ करते थे ना, उसमें इतने लोग नहीं मरते थे, इसके आसपास भी नहीं मरते थे। एंड ये पहला वॉर था जब टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ हुआ इस वॉर में। जैसे कि टैंक्स हो गए, आपके आपकी केमिकल गैसेस हो गई, आपके एरोप्लेन स्ट्राइक्स हो गए, आपके रेडियोज हो गए, मशीन गन्स हो गई। ये सारी चीज़ें जो थी, ये पहली बार कब स्टार्ट हुई थी? वर्ल्ड वॉर 1 में। तो अब इतने भयानक वॉर के बाद में कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट आने थे। अब वो क्या इम्पैक्ट थे वो हम पढ़ते हैं। मैंने इम्पैक्ट्स को बेसिकली कितने उसमें बांटा है। देयर इज द सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट, की सामाजिक क्या इम्पैक्ट पड़ा, लोगों की संस्कृतियों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 ने क्या किया, एंड पॉलिटिकल की एक पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड वॉर 1 ने क्या क्या चेंजेस लाए यूरोप में। सो सोशल एंड कल्चर गैप क्या इम्पैक्ट क्या था? द स्टोरी एंड द रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर वॉज गॉन। रोमांटिसिज्म होता है कि हम जब किसी चीज़ के साथ में उसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपनी कंट्रीज़ के साथ में एक रोमांटिसिज्म का एस्पेक्ट जोड़ देते हैं। कंट्री बेसिकली क्या है? कंट्री हिसाब से तो एक बॉर्डर के अंदर की सिचुएशन है ना। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया क्या है? इंडिया एक एरिया है, राइट, जो बॉर्डर्स के अंदर पड़ता है। बट इंडिया हमारे लिए क्या मतलब रखता है, उस चीज़ को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं, जो हमारे लिए देश प्रेम होता है। तो पुराने टाइम में, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लोगों को पुराने टाइम में युद्ध बहुत ज़्यादा पसंद हुआ करता था। लोगों के अंदर युद्ध के लिए एक रोमांटिसिज्म था, युद्ध को वो बहुत सुप्रीम मानते थे। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स आए, बहुत सारे ऐसे महान राइटर्स आए जिन्होंने क्या बोला कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। ठीक है, उसके साथ साथ कि उन्होंने क्या बोला कि वॉर इज नेसेसरी फॉर एक्सपेंशन। अगर आपको अपने देश को तरक्की करवानी है तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा, ये तक लोगों ने कहा। बट अब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में क्या हुआ? रोमांस एंड द स्टोरी बिहाइंड वॉर्स वर गॉन। लोग युद्ध से इतना ज़्यादा थक चुके थे, इतना ज़्यादा डर चुके, इतने इतने ज़्यादा दहशत में आ चुके थे युद्ध के चक्कर में, युद्ध के कारण में, कि युद्ध से रिलेटेड जो भी लोगों के अंदर में रोमांस था, रोमांटिसिज्म था, युद्ध को लेकर जो भी प्यार था, वो बिल्कुल गायब हो गया था। अब लोग समझ चुके थे कि युद्ध क्या होता है, युद्ध की सच्चाई क्या होती है। क्योंकि रीज़न क्या था, वर्ल्ड वॉर 1 बहुत ज़्यादा लंबा चल गया था, 4 साल से भी ज़्यादा ऊपर। पुराने युद्ध क्या होते थे, वो 1 महीने से लेके 1 साल तक चलते थे। 1 साल के अंदर है ना, आपको दिक्कतें इतनी जल्दी महसूस नहीं होती। सबसे पहले तो मौत जो होती है वो कम होती है लोगों की बाकी युद्धों में। और 1 साल से कम का युद्ध होता है ना, वो एक देश को आर्थिक तौर पे वीक नहीं करता, देश की इकोनॉमी को और लोगों को नष्ट नहीं करता। बट 4 साल का युद्ध जो होता है, देश को पूरी तरीके से तहस नहस कर देता है। इसलिए लोगों में अब युद्ध के लिए जो भी एक्साइटमेंट था वो खत्म हो चुका था। ये था पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 था वुमेन इन फैक्ट्रीज एंड सोशल चेंज। अब हुआ क्या था, यूरोप में युद्ध में सिर्फ आदमी लड़ने गए थे वर्ल्ड वॉर 1 में, ओनली मैन। एंड मोस्ट मैन वेंट टू फाइटिंग। जितने भी आपके 18 से लेकर 50 तक की उम्र के जो आदमी थे, 18 से 50 के ऊपर के आदमी जो मेडिकली फिट हैं, जो भी मेडिकली फिट है वो युद्ध में लड़ने गया था। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है आपका। तो उस वजह से क्या हुआ, जब आदमी नहीं है
तो कोई ना कोई तो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज वगैरह चलाया गई। तो ये फैक्ट्रीज किसने चलाई थी उस टाइम में? औरतों ने। तो यहाँ पर एक सोशल चेंज आया कि जो वुमेन वर्कर्स है ना, उनको एक बढ़ावा मिला कि फाइनली ये देखा गया कि औरतें भी काम कर सकती है फैक्ट्रीज में। इससे पहले औरतों की जगह घर के अंदर होती थी। ये है हमारा पॉइंट नंबर 2। राइज ऑफ अडोल्फ हिटलर इन जर्मनी इन वेमार रिपब्लिक। अब ये वेमार रिपब्लिक क्या है? वर्ल्ड वॉर वन में है ना, जर्मन एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था। अब क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद में एम्पायर्स को खत्म कर दिया गया, तो इस एम्पायर की जगह क्या आई वर्ल्ड वॉर वन के बाद में? वेमार रिपब्लिक। तो इस वेमार रिपब्लिक में अडोल्फ हिटलर नाम के व्यक्ति का राइज होने लग गया था। अडोल्फ हिटलर बहुत फेमस होने लग गया था लोगों में। हिटलर कौन था? हिटलर एक सैनिक था जर्मनी का वर्ल्ड वॉर वन में, और वो धीरे धीरे लोगों के बीच में फेमस होने लग गया था। ठीक है, और उसी ने वर्ल्ड वॉर टू चालू किया था। अब इकोनॉमिकली क्या हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन वेंट फ्रॉम एन इन्वेस्टर टू डेटर। इन्वेस्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा होता है और वो दूसरी चीजों में निवेश करता है, दूसरे बिजनेसेस को बढ़ावा देता है, उसको इन्वेस्टर कहते हैं। क्या करते? जो निवेश करता है। निवेश मतलब एक दूसरे बिजनेस में अपना पैसा डालना ताकि आपको भी फायदा हो। अब डेटर का मतलब होता है जो उधार पे जिसकी जिंदगी चल रही है। तो वर्ल्ड वॉर वन ने क्या किया था? हमको डिस्ट्रॉय करा था सबको, बट सबसे ज्यादा किसको किया? इंग्लैंड को, आर्थिक तौर पे। इंग्लैंड एक इन्वेस्टर हुआ करता था, मतलब बहुत अमीर कंट्री हुआ करता था, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में 1/4 दुनिया का हिस्सा ब्रिटेन के पास में था, इंग्लैंड के पास में। 25% ऑफ द वर्ल्ड वॉज विद ब्रिटेन। तो बहुत ज्यादा अमीर थे। बट वर्ल्ड वॉर वन के बाद में क्या हुआ? उनके धन संपत्ति खत्म हो गई और वो एक कर्जेदार बन गए यूएसए के। उसी के साथ साथ यूएसए स्ट्रेथेंड इट्स इकोनॉमी इमेंसली एंड हैड ग्रेट ग्रोथ पीरियड इन 1920s। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर वन के बाद में बहुत ज़्यादा तरक्की करी, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था? पूरे वर्ल्ड वॉर में सप्लाई कर रहा था वेपन्स, एमिनेशंस, ये सब चीज़ें किन्हें? यूरोप में। और उसके बाद में ये जो था वर्ल्ड की इकोनॉमिकल पावर बन गया। यूएसए जो था वर्ल्ड में इकोनॉमिकल पावर बन गया, वहां पे लोग जो थे बहुत ज्यादा अमीर होने लग गए। ये तो हुआ हमारा इकोनॉमिक पॉइंट नंबर 2। अब पॉलिटिकली क्या क्या चेंज आया? ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंसोलिडेटेड पावर। यूरोप के अंदर ब्रिटिश और फ्रांस ने सारी पावर हथिया ली। नंबर 1 तो ये हुआ। ठीक है, यूरोप के अंदर जो पहले जर्मनी था और जो बाकी कंट्रीज थी, अब नंबर 1 पावरफुल कंट्रीज ब्रिटिश और फ्रांस बन चुकी थी। नंबर 2, यूएसए एक पूरी अंतरराष्ट्रीय ताकत बन गया था। यूएसए क्योंकि आर्थिक रूप में तो तगड़ा था ही, अब वो एक अंतरराष्ट्रीय ताकत बन चुका था, वो मेन पावर बन चुका था वर्ल्ड की। राइज ऑफ नेशनल सोशलिज्म हिटलर इन जर्मनी। हिटलर का राइज होने लग गया था जर्मनी में। हिटलर लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया था, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गया था हिटलर। ये चीज़ हुई एक तो। और उसी के साथ साथ पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन टर्की, जो हमारा ऑटोमन एम्पायर था जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके अंदर भी मूवमेंट्स चालू हो गई, लोग वहां पे भी अलग होने लग गए। और फाइनली लीग ऑफ नेशंस फर्स्ट इंटरनेशनल ग्रुप बना दिया गया। वर्ल्ड वॉर वन खत्म होने पे क्या हुआ? एक इंटरनेशनल ग्रुप बनाया गया, जैसे कि आज यूनाइटेड नेशंस है ना, उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन क्या बनाई थी? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का क्या गोल था? कि हम किसी भी हालत में ऐसा एक और वॉर नहीं होने देंगे। एंड नो डाउट दे फेल्ड। लीग ऑफ नेशन एक बहुत ही बड़ा वाला फेलियर था, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर टू को रोक ही नहीं पाया। इनका बनाने का मकसद ही यही था कि आगे जाके ऐसा युद्ध कभी ना हो पाए, और तुरंत 20 साल बाद में एक वर्ल्ड वॉर टू आ गया जो वर्ल्ड वॉर वन का भी बाप निकला। तो लीग ऑफ नेशन वॉज अ फेलियर। ठीक है, तो ये थे इम्पैक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर टू पे। हाँ, अब हम बढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर टू पे। अब वर्ल्ड वॉर टू में सबसे पहले मैप देख लीजिए। वर्ल्ड वॉर टू में दो कंट्रीज, दो ग्रुप्स थे, एक्सिस और एलाइड।
जो येलो हैं वो हैं एक्सिस पावर्स, और जो हरे हैं वो एलाइड पावर्स। एलाइड पावर्स में कौन कौन आ गए? एलाइड पावर्स में बहुत सारे देश आ गए थे। चाइना आ गया आपका, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ब्राज़ील आ गया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स, एंड इनफैक्ट इंडिया भी जो था, इंडिया भी एक आपका एलाइड देश था, क्योंकि इंडिया उस वक्त किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। तो इंडिया भी क्या था? एक एलाइड नेशन। तो बेसिकली हो क्या रहा था, वर्ल्ड वॉर टू में क्या स्थितियां आ गई थी वो मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। जो वर्ल्ड वॉर टू है ना, वो चालू करने में सिर्फ एक आदमी का हाथ है, और वो है अडोल्फ हिटलर। वर्ल्ड वॉर वन जो था उसके अंदर बहुत सारे रीजंस थे, सारे देश आपस में नफरत करते थे, बट वर्ल्ड वॉर टू को चालू करने में सिर्फ एक ही प्लेयर आगे आता है, और वो था एडोल्फ हिटलर। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद में जर्मनी के ऊपर कुछ ट्रीटीज लगाई गई थी, जिनको मैं समझाता हूं। इसको बोला गया था ट्रीटी ऑफ वर्साय। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था, अभी भी समझा देता हूं, ट्रीटी ऑफ वर्साय। ट्रीटी ऑफ वर्साय में जर्मनी के ऊपर कुछ पनिशमेंट्स लगाई गई थी, क्योंकि उन्होंने युद्ध में सबसे मेन पार्टी थी। सबसे पहले तो पनिशमेंट थी कि 800 बिलियन डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। 800 बिलियन डॉलर आज के टाइम में भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट है। बहुत देशों की जीडीपी भी इतनी नहीं होती। आप 10-15 छोटे छोटे देश निकाल दोगे ना, वो भी इसके बराबर नहीं पहुंचेंगे। और आज से 100 साल पहले ये पनिशमेंट लगा दी थी जर्मनी पे। दूसरी, उनकी एयरफोर्स को बैन कर दिया गया। जर्मनी की एयरफोर्स को कैंसिल कर दिया कि भैया जर्मनी किसी भी हालत में बेकर एयरफोर्स नहीं खड़ी कर सकता। नंबर टू, आर्मी जो थी जर्मनी की, उस पर रोक लगा दी कि मैक्सिमम 1 लाख सैनिक रहेंगे जर्मन आर्मी में। जब जर्मनी की आर्मी वर्ल्ड वॉर वन में ही 10 लाख से ज्यादा की थी, तो उन पे क्या रोक टोक लगा दी कि जर्मन की आर्मी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 लाख सैनिक रहेंगे, 1 लाख से ज्यादा सैनिक जर्मनी नहीं रख सकता। ये और टोक लगा दी। और उसी के बाद में राइनलैंड का एरिया, जर्मनी में एक जगह है राइनलैंड, ठीक है, राइनलैंड के एरिया पर क्या बोल दिया, राइनलैंड वो एरिया है जो जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर पे पड़ता है। तो वहां पर एक और ट्रीटी ऑफ वर्साई की चौथी कंडीशन क्या थी कि राइनलैंड के एरिया पर जर्मनी का एक भी सैनिक नहीं दिखना चाहिए। जर्मनी वहां पे उस एरिया में अपनी सेना नहीं डिप्लॉय कर सकती। तो ये 4 रोक टोक तो थी, और उसके बाद पांचवी ये थी कि जर्मनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी युद्ध की। कि मतलब आज के बाद में अगर कभी भी वर्ल्ड वॉर वन की बात होती है, तो जर्मनी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भैया, वर्ल्ड वॉर वन तो हमारी गलती थी। तो ये 5 ट्रीटी, जो 5 चीज़ें थी ना, ये लोगों को चाकुओं की तरह चुभ रही थी अंदर, जर्मनी के लोगों की, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इतनी बड़ी बेइज्जती थी कि जो अडोल्फ हिटलर था, अडोल्फ हिटलर इससे बहुत चिढ़ता था, ट्रीटी ऑफ वर्साई से। वो मानता था कि अगर जर्मनी को अच्छा करना है तो हमें इस ट्रीटी ऑफ वर्साई को खदेड़ के फेंक देना पड़ेगा, और उसने वही किया। उसने धीरे धीरे अपनी आर्मी बनाई, धीरे धीरे उसने अपनी एयरफोर्स बनाई। उसने पैसा देने से तो मना ही कर दिया, और उसी के साथ साथ वो राइनलैंड में उसने सैनिक अपने खड़े कर दिए, ठीक है। और उसके मन में आइडिया आया कि हाँ भैया, अब हमें धीरे धीरे यूरोप को अपने कब्जे में लाना है। हमें क्या चाहिए? लिविंग स्पेस चाहिए जर्मन्स को। तो अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। वर्ल्ड वॉर वन में कौन कौन से हमारे प्लेयर्स थे? द वॉर्स की प्लेयर्स वर दी एक्सिस पावर्स। जो येलो रीजन में एक्सिस कौन कौन से हैं आपके? जर्मनी, रोमानिया, इटली, और उसी के साथ में जापान। ये 4 प्लेयर्स थे मेन जर्मनी के। और एलाइज में कौन कौन थे? यूके, यूएस, यूएसएसआर, फ्रांस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बेसिकली वैसे तो 4 मेन प्लेयर्स थे, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, यूएसएसआर और फ्रांस और चाइना। 5 मेन प्लेयर्स थे, और उनकी कॉलोनीज, जैसे इंडिया जो थी, इंडिया खुद से नहीं लड़ी थी, बट क्योंकि इंडिया वर्ल्ड वॉर टू में ब्रिटिशर्स के अंडर थी, तो हमें भी इसमें पार्ट लेना पड़ा। तो दो दो ग्रुप्स थे इसमें। इसमें कौन कौन से? एक्सिस और एलाइज, एक्सिस और एलाइज। पहली बात तो ये।
दूसरी है, इसकी डेट्स क्या क्या है, वर्ल्ड वॉर टू की डेट है सितंबर 1 1939 से लेकर सितंबर 2 1945 तक, मतलब पूरे पूरे कितने साल चला है ये युद्ध, 6 साल 1 दिन, 6 साल 1 दिन का युद्ध है। वर्ल्ड वॉर वन जो था वो 4 साल से कुछ महीने ऊपर चला था, ये तो 6 साल चला है। और स्टार्ट कहां से हुआ था, पोलैंड की इन्वेजन से, और खत्म कहां हुआ, जापान के सरेंडर से। ठीक है, अब हम इस चीज को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे। हाँ, कॉजेस क्या क्या थे, इसके जो कॉजेस थे ना वो मेन दो कारण थे। फर्स्ट जो तो थी वो थी ह्यूमिलिएशन, ट्रीटी ऑफ वर्साई, जो चीज मैंने आपको भी पूरी समझाई। ट्रीटी ऑफ वर्साई एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ह्यूमिलिएटेड जर्मनी। ह्यूमिलिएटेड मतलब शर्मसार कर देना किसी इंसान को। Humiliated Germany, ruined its finances, and also humiliated Japan, that fought on the side of allies, but its territory conquest were not recognized, leading to the ultra polarizing national figures Sadao Araki, जापान एंड एडोल्फ हिटलर। अब जब जर्मनी का चढ़ना तो जायज था कि चलो भाई उनके ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साई लगाई, पर जापान क्यों चिड़ा हुआ था एलाइज से, दरअसल वर्ल्ड वॉर 1 में ना जापान जो था इंग्लैंड और के साथ लड़ा था जर्मनी के अगेंस्ट। बट हुआ क्या था, जो जो लैंड जापान ने जीती थी ना उस युद्ध में, उन लैंड्स को इन्होंने वाजिब नहीं माना। तो जो जो एरिया जापान ने कॉन्कर किया था वर्ल्ड वॉर 1 में, उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई ये एरिया तो वाजिब नहीं है, आपको ये छोड़नी पड़ेगी। तो जापान इस बात पे चिढ़ गया। ठीक है, उसी के साथ साथ अडोल्फ हिटलर तो चिढ़ा हुआ ही था ट्रीटी ऑफ वर्साई से। सो पहला कारण वर्ल्ड वॉर 1 का क्या था, ट्रीटी ऑफ वर्साई। नंबर 2 कहता है द ग्रेट डिप्रेशन, the worst ever financial crisis of the early 1930s ravaged much of the world, leading to a desperate Germany that voted in the Nazis, a belligerent Japan that had to look for new sources to keep its economic growth, and a very feeble US, Britain, France, rebuilding from the damaged and avoiding the war until too late। अब हुआ क्या था देखिए, वापस हम एक बार बोर्ड पे चलते हैं। ग्रेट डिप्रेशन नाम की एक चीज आ गई थी 1930 से। ये चालू कहां से हुई थी, वॉल स्ट्रीट क्रैश से। ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्रैश से आपको ऐसा लग रहा हो कोई दीवार गिर गई है, कुछ नहीं हो। वॉल स्ट्रीट ऐसा ऐसा देखिए कुछ नहीं हुआ था, कोई दीवार वीवार नहीं गिरी थी। वॉल स्ट्रीट बेसिकली क्या है, अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज, शेयर मार्केट जिसे आप कह सकते हो सिंपल टर्म में। शेयर मार्केट जिसे हम कह सकते हैं। सो शेयर मार्केट जैसे अपने कंट्री में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दो पार्टीज है अपने वहाँ पे वॉल स्ट्रीट है। तो 1930s में सबसे पहली दुर्घटना क्या हो गई, वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया, जिसके चक्कर में मंदी का दौर आ गया पूरी दुनिया में। ठीक है, नंबर 1 तो ये प्रॉब्लम हो गई। ग्रेट डिप्रेशन के वक्त में लोग जो थे, क्या हुआ, जर्मनी का देखिए क्या हाल होता है। जर्मनी जो था ना उस वक्त में क्या था, वेमार रिपब्लिक था। अब क्योंकि इकोनॉमी डाउन चल रही थी, इकोनॉमी बहुत डाउन चल रही थी जर्मनी की, तो इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने क्या एक बहुत ही फालतू का आइडिया लाया जो कि था प्रिंट मोर नोट्स। जिंदगी में अगर आपकी कभी एक क्वेश्चन आए ना दिमाग में कि भैया हम अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो सरकार ज़्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट कर देती, सरकार इसलिए नोट प्रिंट नहीं कर देती क्योंकि अगर आप नोट ज़्यादा प्रिंट कर दोगे तो आपकी इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। और वही सेम चीज़ वेमार रिपब्लिक में हुआ। साल भर के अंदर अंदर जो इस पैसे की वैल्यू अच्छी खासी थी, उस पैसे की वैल्यू इतनी आ गई, 1 जर्मन मार्क जो था ना, नोट प्रिंट करने से पहले 2 पाउंड के अराउंड था। 2 पाउंड, 2 ब्रिटिश पाउंड इज इक्वल्स टू 1 जर्मन मार्क। डबल का गैप है बट इतना बुरा नहीं है। नोट्स प्रिंट करवाते ही है ना, सॉरी, जैसे ही एक्स्ट्रा नोट्स प्रिंट करवाए, 1 पाउंड बन गया आपका 2 मिलियन जर्मन मार्क्स। मतलब नोटों की वैल्यू एकदम मिट्टी हो गई, जर्मनी का पैसा सारा डूब गया एकदम।
ठीक है, तो लोग इतना त्रस्त हो चुके थे उस चीज से, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। अगर आपको एक ब्रेड का टुकड़ा लेके जाना है ना, तो आपको एक वो सीमेंट वाली जो वो नहीं होती ट्रॉली, उसमें भर के ले जाना पड़ता था कैश, और अब वो सारा कैश उड़ालते थे, और वो सामने वाला इंसान भी गिनता नहीं था हाथों से, वो उस रुपए को तोलता था तराजू पे, और उसके बाद आपको छोटी सी ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा। और ये तो मैं ब्रेड की बात कर रहा हूँ जो बहुत सस्ती चीज होती है, जैसे हम लोगों की रोटी होती है ना, वैसे यूरोपियंस के लिए ब्रेड होती है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी महंगी हो गई थी चीजें। कोई अगर बहुत महंगी चीज की बात करो, वो तो लोगों की औकात से बाहर हो चुकी थी। तो लोगों ने क्या करा, वेमार रिपब्लिक के लिए सोचा कि भाई ये लोग तो हमें डुबा देंगे, इससे बढ़िया हम हिटलर को अपना लीडर चूज कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आ गई कि हिटलर लीडर बन गया जर्मनी का, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 प्रॉब्लम क्या आ गई, इटली में। इटली में एक आदमी था बेनिटो मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी, उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने अपने देश की पावर खुद के पास रख ली। इसने क्या करा, इसने इटली को अपने कंट्रोल में कर दिया और डिक्टेटर बन गया ये इटली का। और इसका भी मकसद क्या था, इसका मकसद था कि भाई इटली जो है वो रोमन एम्पायर का वंशज है, तो अब मैं रोमन एम्पायर को वापस स्थापना करूंगा इसकी। तो इसका मकसद ये था, और इसने हिटलर के साथ हाथ मिला लिए, सॉरी। उसके बाद में था जापान। जापान बेसिकली क्या था, जापान था गुस्से में, क्योंकि नंबर 1 एक तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो एफर्ट था उनका किसी ने रिकग्नाइज नहीं किया। जापान की हालत बेसिकली उस व्यक्ति जैसी थी जो बहुत ज़्यादा काम करता है बट उसको कुछ फल नहीं मिलता। सेम चीज़ जापान के साथ में होती। जापान ने वर्ल्ड वॉर 1 में फोड़ दिया था सामने वाली कंट्रीज को, बट उसको रिकग्नाइज नहीं किया गया। ठीक है, उसको एक रत्ती भर इज्जत भी नहीं मिली। उसी के साथ साथ जापान की इकोनॉमी भी डाउन जा रही थी क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है। तो जापान ने क्या करा, दूसरी कंट्रीज पे अटैक करना चालू कर दिया, चाइना पे स्पेशली। चाइना पे इसने हमला किया और चाइना की खूब पिटाई लगाई इसने, और चाइना से चीज़ें चुरा चुरा के अपने देश में लिया है ताकि खुद की इकोनॉमी प्लस होती रहे। ठीक है, खुद की इकोनॉमी से प्लस करनी थी। चलिए, इसके साथ में क्या हुआ, जो ओपोनेंट्स थे इनके, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है, ये दो जो पावरफुल कंट्रीज थी यूरोप की, ये अभी भी रिबिल्डिंग में ही लगी हुई थी। रिबिल्डिंग मतलब वापस बना रही थी अपने देश को, स्पेशली फ्रांस, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 तो सारा ही फ्रांस में लड़ा गया था, तो फ्रांस की तो धज्जियां उड़ चुकी थी। और उतने में ये इकोनॉमिक क्रैश आ गया, तो अब फ्रांस के पास पैसा भी नहीं था। तो ये सारी गलत चीजें जो होनी थी ना, वो एक साथ हो गई, और दुनिया को उसके लिए एक और दिक्कत का सामना करना पड़ गया, जो कि था वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सारी चीजें हो ही चुकी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक बार। हाँ, तो एक्शन थिएटर्स मतलब कहाँ कहाँ पे लड़ाई हुई थी। एक्शन थिएटर्स, द वॉर वॉज प्राइमरीली फॉट इन द ईस्टर्न फ्रंट। ईस्टर्न फ्रंट है आपका ये रशिया, ठीक है, एंड द वेस्टर्न फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट यहाँ पे, ठीक है, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स एंड द पैसिफिक। पैसिफिक मतलब जो जापान के पास में हुई थी, यूएसए और जापान की लड़ाई। चलिए, अब टर्निंग पॉइंट्स क्या कहते हैं, द की टर्निंग पॉइंट्स वर September 1st 1939, द इन्वेजन ऑफ पोलैंड प्रोवोकिंग ब्रिटेन एंड फ्रांस टू एंटर द वॉर। चलिए, सबसे पहले तो हम इसको पढ़ते हैं क्या हुआ था। हाँ, ये जो कंट्री है ना, ये है हमारी ब्लैक वाली जर्मनी, ठीक है, और ये जो रेड वाली है ये है सोवियत यूनियन। जर्मनी और सोवियत यूनियन ने हाथ मिला लिया था, किस चीज के लिए, कि जो बीच में जो येलो वाली कंट्री है ना पोलैंड, इस पे दोनों मिलके कब्जा करते हैं और 50-50 बांट लेते हैं। 50-50 आपस में बांट लेंगे, क्योंकि तुमको भी एरिया बड़ा चाहिए और हमको भी चाहिए। तो क्या किया इन्होंने बेसिकली, September 1st 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया, और रश यूएसएसआर ने भी हमला कर दिया, और इसके दो टुकड़े हो गए यहाँ से। ये वाला हिस्सा जो था वो जर्मनी अपने पास ले गया, और वो वाला हिस्सा सोवियत संघ अपने पास ले गया। जो सेम चीज आज हो रही है रशिया और यूक्रेन में, वो चीज आज से 70-80 साल पहले ही हो चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जहां पे इन्वेजन हुई थी। अब जैसे ही पोलैंड में इन्वेजन हुआ, इंग्लैंड ने और फ्रांस ने यहाँ पे इन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया
कि भाई तुम ऐसे पोलैंड पे हमला नहीं कर सकते, और यहाँ पे हो गया वॉर डिक्लेयर। तो जो फ्रांस और यूके थे ना, वो लोग थे बहुत ज़्यादा प्राउड इस वक्त। वो उनको फुल घमंड था अपने ऊपर कि हमने तो जर्मनी को एक बार हरा चुके, फिर से हरा देंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो गया जिसने पूरी दुनिया को चका दिया। हिटलर ने नई टेक्निक लगाई, ब्लिट्जक्रीग। ब्लिट्जक्रीग का मतलब क्या होता है? लाइटनिंग अटैक, या फिर बिजली की तेजी से किया हुआ अटैक, इतना तेज। ब्लिट्जक्रीग में बेसिकली हिटलर ने नई टेक्निक लाया। टेक्निक में थोड़ी समझा देता हूँ क्या होती है, ताकि आप समझ जाओ, आगे दिक्कत ना हो। देखिए, पुराने टाइम में वर्ल्ड वॉर टू से पहले युद्ध कैसे लड़े जाते थे। पहले आगे सोल्जर्स को भेजा जाता था, और उनके सपोर्ट के लिए एरोप्लेन्स आते थे और टैंक्स एटसेट्रा, जो दूसरे व्हीकल्स होते हैं गन्स वाले, वो आते थे। हिटलर ने इस पूरी स्ट्रैटेजी को कुछ पलट दिया। हिटलर ने सबसे पहले एरोप्लेन्स भेजे ताकि वो बॉम्ब कर दे सारे एरिया को, जो भी एरिया है उसको ध्वस्त कर दे। अब जब तक सामने वाला पैनिक में रहेगा कि ये यहाँ पे अटैक हो चुका है, उतनी देर में हिटलर ने क्या करे, टैंक्स भेज दिए। ठीक है, ताकि टैंक्स जो कुछ बचा कुछ है उसको फोड़ दे, और आखिर में जो सैनिक बचेंगे उनको सोल्जर्स मार देंगे। तो ये था ब्लिट्जक्रीग हमला। और क्या हुआ, फ्रांस ने ये तो गलती करी कि उसने हिटलर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। फ्रांस ने दूसरा क्या गलती करी, मैगिनॉट लाइन। इसको जल्दी से जल्दी अपनी नोटबुक्स में नोट कर लो, मैगिनॉट लाइन। मैगिनॉट लाइन बेसिकली क्या है, शो कर देता हूं मैं। ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है, इसको मैगिनॉट लाइन कहा जाता है। यहाँ पे फ्रांस ने बहुत सारे किले बना रखे हैं, बहुत सारे बंकर्स बना रखे हैं, और एक प्रॉपर डिफेंस सिस्टम बना रखा है, ताकि अगर जर्मनी फ्रांस पर हमला करे तो फ्रांस उसको वहीं पे रोक दे। लेकिन प्रॉब्लम क्या करी फ्रांस ने इस एरिया को सिर्फ यहीं तक सीमित रखा। फ्रांस ने ये जो एरिया था सिर्फ यहीं तक सीमित रखा, इतने एरिया तक, जहां तक जर्मनी से बॉर्डर है उसने पूरा कवर नहीं करा। और जर्मनी ने फिर वही चीज की जो उसने वर्ल्ड वॉर वन में की थी, वो बेल्जियम से होकर फ्रांस में घुस गया। और 41 दिनों के अंदर, 41 डेज में हिटलर ने फ्रांस को जीत लिया। फ्रांस जो उस वक्त शायद दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में से एक था, नंबर वन या नंबर टू, वो वर्ल्ड वॉर टू से बाहर हो चुका था स्टार्टिंग के दिनों में ही। 41 डेज में हिटलर ने फ्रांस का पत्ता साफ कर दिया, और पूरी दुनिया एकदम से चौंक गई कि भैया ये क्या हो गया। ठीक है, 41 डेज के अंदर ही फ्रांस जो था युद्ध के मैदान से गायब हो गया। ठीक है, अब सेकेंड टर्निंग पॉइंट वर्ल्ड वॉर टू में क्या था, जून 1941 में जर्मन इन्वेजन ऑफ यूएसएसआर। अब जून 1941 तक है ना, एक बार मैं वापस उससे बताता हूं। जून 1941 तक जून 1941 तक जो हिटलर था ना, वो युद्ध में बहुत बढ़िया चल रहा था। ठीक है, हिटलर इस वक्त तक काफी सारा एरिया जीत चुका था, एरियाज में उसको विक्ट्री मिल गई थी। ठीक है, और फ्रांस को उसने नॉकआउट कर दिया था, जो सबसे बड़ी पावर्स में से एक था। एंड उसी के साथ साथ जो दूसरे इसके पार्टनर्स थे, जैसे कि इटली या फिर जापान, वो भी छोटी छोटी विक्ट्री जीत रहे थे। तो उस हिटलर के लिए सब कुछ सही चल रहा था। और इधर हिटलर ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। जून 1941 में उसने क्या करा, ऑपरेशन बारबोसा। फिर से नाम दे देता हूं, ऑपरेशन बारबोसा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन बारबोसा क्या था, सोवियत यूनियन पे एक हमला करने वाले हैं। सोवियत यूनियन अभी कुछ टाइम तक तो हिटलर का दोस्त रहा था, पोलैंड दोनों ने आधा आधा हिस्सा बांट लिया था, बट अब हिटलर ने सोवियत संघ पे हमला कर दिया। ऑपरेशन बारबोसा के तहत हिटलर ने बेसिकली सोवियत यूनियन में हमला करा, और बहुत ही खतरनाक हमला किया। सोवियत यूनियन को नष्ट सा कर दिया उसने हिटलर ने। कुछ ही आप समझिए 4 महीने के अंदर ये जितना भी एरिया रेड आपको दिख रहा है ना, ये जर्मनी जीत गई थी। आगे का एरिया जो था वो सोवियत यूनियन का था, और वो उनकी कैपिटल तक पहुंच गए थे, मॉस्को पे। बट फिर कुछ ऐसा हो गया जो हिटलर ने शायद अगर थोड़ा दिमाग लगाता और अपने जनरल्स की बात सुनता तो वो नहीं होता। सर्दियां आ गई,
ठीक है, हिटलर्स के जनरल ने पहले ही बताया था कि हम रशिया की ठंड नहीं सह पाएंगे, हमें अपने सैनिकों को प्रॉपर कपड़े भेजने चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट भेजने चाहिए ताकि वो जिंदा बचे रहे। हिटलर क्या सोचता था कि युद्ध जो होगा वो सर्दी से पहले खत्म हो जाएगा, और उसने किसी की बात नहीं मानी, और इसी वजह से हिटलर यहाँ पे मार खा गया। रशिया ने फाइट बैक किया वापस और जर्मनी को धकेल दिया। ठीक है, तो ये हिटलर की गलती थी कि उसने ठंड में हमला कर दिया। अब उसके बाद में देखिए क्या हुआ, दिसंबर 7 को पर्ल हार्बर पे हमला हुआ। पर्ल हार्बर बेसिकली क्या था, यूएसए का एक बेस था फिलीपींस में। फिलीपींस कंट्री है जापान के पास में, वहां पे यूएसए का एक बेस था, उसके ऊपर हमला कर दिया जापान ने, जिसके चक्कर में यूएसए भी युद्ध में कूद गया। एंड फाइनली द इन्वेजन ऑफ नॉर्मैंडी ऑन 6 जून 1944। 1944 6 जून में क्या हुआ था, यूएसए, ब्रिटेन और कनाडा ने 5 जगह से हमला किया फ्रांस पे, जो कि इस वक्त जर्मनी कंट्रोल पे था, और यहां से बेसिकली वो उसको समेटना चालू हुए। इस साइड से एलाइज उसको लपेटते गए और इस साइड से यूएसएसआर उसको हराता गया। हम यूजुअली मानते हैं कि अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 जिताया था, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे मेन हाथ यूएसएसआर का था। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, द वेस्ट इन्वेड्स द फ्रांस, वही जो मैं बता रहा था, वेस्ट कौन है, यूएसए और कनाडा और ब्रिटेन invades France. Germany soon falls back to German border. The Soviets by now are at the Polish border and the Germans allies are falling. Soviet reaches Berlin. Hitler kills himself. So basically क्या हुआ, हाँ, जो एलाइज थे वो यहाँ पर पहुंच गए जर्मनी में, और ये यूएसएसआर वाले भी वापस बर्लिन पहुंच गए। और बर्लिन पे पहुंचते ही हिटलर को देखा कि भाई अब तो अगर मैं पकड़ा गया तो ये यूएसएसआर वाले तो मेरा बुरा से बुरा हाल करेंगे। तो उसने खुद को गोली मार ली और अपने आप को ख़त्म कर लिया, उसने सुसाइड कर ली, और फिर बेसिकली जर्मनी बाहर हो गया युद्ध से। और उसी के साथ साथ क्या हुआ, जापान का क्या हाल था, जापान इज फॉलिंग अपार्ट। Japan is falling apart and starving due to a blockade, but hopes to hold out for peace terms. The US devastates Hiroshima. The Soviets then declare war and invade Japanese-held Korea. As Japan panics, US devastates Nagasaki. The emperor finally declares he will accept near unconditional terms, and the war is over. तो जो जापान था ना वो बहुत तेज था। जापान में एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, जैसे बाकी लोग थे ना उनसे जापान थोड़ा अलग था, क्योंकि जापान जो था ना उसका पूरा युद्ध जो था वो उनकी मेंटालिटी पे चल रहा था। जापान आज के टाइम में एक बहुत बढ़िया देश है, बट उस टाइम में जापान एक बहुत बुरा देश था। जापान ने दुनिया के सारे पाप कर दिए वर्ल्ड वॉर 2 में। जापान ने चाइना के 2 लाख आम जनों को मार दिया, 2 लाख आम जनों को मार दिया विदाउट एनी रीजन। उसके अलावा उन्होंने मर्डर्स, रेप्स, लूटपाट, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा जो एक इंसान बुरा कर सकता है। उसी के साथ साथ नरभक्षीपना भी उन्होंने चालू कर दिया। वो जिन सैनिकों को मारते थे उनका मांस खा जाया करते थे। जापान इतना बुरा देश था वर्ल्ड वॉर 2 में। लेकिन इनकी मेंटालिटी क्या थी कि ये मर जाएंगे, वी विल डाई बट वी विल नॉट क्विट। जापान की मेंटालिटी युद्ध में ऐसी थी कि अगर तुम मर भी जाओ ना तो वो ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हार के वापस मत आना। तो इनके जो पायलट्स होते थे ना वो कामिकाजी अटैक करते थे। कामिकाजी अटैक क्या होता है, सुसाइड अटैक। अगर किसी पायलट, कोई पायलट देखता है कि वो उस पे गोला बारूद खत्म हो चुका है, उसके प्लेन में तेल नहीं है, तो वो क्या करता था, वो मरने से बढ़िया सामने वाली शिप में अपना प्लेन भिड़ा दिया करता था। ये जापान करता था। तो अब हुआ क्या, जापान फाइनली जब युद्ध हारने लग गया ना तो उसके राजा ने क्या सोचा कि मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, थोड़े टाइम बाद ये मेरे को पीस टर्म्स देने आएंगे। युद्ध खत्म करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है पीस टर्म्स और दूसरा होता है जब एक कंट्री सरेंडर कर दे। पीस में क्या होता है, समझौता, कॉम्प्रोमाइज, कि भैया एक 50-50 वाला समझौता कर लेते हैं। सरेंडर होता है कि आप हार मान लेते हो। जापान सोच रहा था कि पीस टर्म्स मिल जाएगी, बट जापान जैसी कंट्री से कोई पीस टर्म्स लेने नहीं वाला था। सब चाहते थे कि जापान सरेंडर करे, और क्योंकि जापान हार मान ही नहीं रहा था, यूएसए ने उस पर लगातार 2 बम गिरा दिए। पहला हिरोशिमा पे गिराया 6 अगस्त
1945 को, और फिर नागासाकी पे गिराया 9 अगस्त 1945 पर। इस 2 बम से 1.5 लाख से ऊपर ज़्यादा लोग मर गए थे कुछ ही सेकंडों के अंदर। और जो महाराजा था उसने फाइनली हार मान ली। उसने 15 अगस्त 1945 में उसने सरेंडर कर दिया, और 2 सितंबर 1945 को सरेंडर का जो डॉक्यूमेंट था वो साइन हुआ। तो हमारी ऑफिशियल डेट क्या आती है? 2 सितंबर 1945। इस डेट को याद रखिएगा। हाँ, सो फाइनली द वेस्टर्न एलाइज एंड द सोवियत नाइदर ट्रस्टिंग ईच अदर बिगेन टू फाइट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट विल बिगिन द कोल्ड वॉर। अब यूएसए और यूएसएसआर क्योंकि 2 सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी, उनकी आपसी में बनती नहीं थी, तो एक शीत युद्ध चालू हो गया या कोल्ड वॉर चालू हो गया, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। पहले इस वर्ल्ड वॉर 2 के टॉपिक को खत्म करते हैं हम। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वॉर 2 की स्टैटिस्टिक्स हैं कुछ। The horror. World War II saw the humanity sink to an unprecedented depravity. Holocaust, Japanese war crimes, German war crimes, Allied war crimes, atomic bombings with the use of chemical, biological, and nuclear weapons on civilian population, leading to deaths of 75 million people. World War II में 75 मिलियन पीपल डाइड। 7.5 करोड़ लोग जो थे इसमें मर गए, जिसमें 58 और 25%, इसको प्लस कर लीजिए, 58 और 25 कम्स अराउंड 83%। 83% जो लोग मरे थे वो सिविलियंस थे। 83% लोग सिविलियंस थे जिनका युद्ध से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मतलब हर 100 में से 83 लोग वो थे जो युद्ध में गोली भी नहीं उठाई। सिर्फ 17% ऐसे थे जो मिलिट्री वाले थे। आप यहाँ रिकॉर्ड्स देख सकते हो। आप इस पूरे पिक्चर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे आपको थोड़ा डिटेल में पता चलेगा कि वर्ल्ड वॉर 2 कितना बुरा हुआ था। सबसे ज़्यादा लोग खोए सोवियत यूनियन ने, फिर चाइना ने, फिर पोलैंड ने, फिर इंडोनेशिया, 5वें नंबर पे इंडिया था, फिर यूगोस्लाविया, फ्रेंच इंडो चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, और जो सच का तो जो बुरा मेन प्लेयर था जर्मनी, वो तो कहाँ बैठा हुआ है, इतना नीचे बैठा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम्स थी वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे। ठीक है, सो हॉरर्स क्या क्या हुए थे इस युद्ध में? इस युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ था। अब हॉलोकॉस्ट बेसिकली क्या था? जूइश लोग जो होते थे उनको गैस से मार दिया जाया करता था। जूइश लोग कौन होते थे? जर्मन के रहने वाले लोग थे। जूइश एक धर्म होता है। हिटलर क्या करता था? इन धर्म वाले लोगों को पकड़ पकड़ के कैंप्स में डाल डाल के मार दिया करता था। हिटलर ने 60 लाख से ज्यादा जूइश लोग मार दिए थे। ठीक है, उसी के साथ साथ वॉर क्राइम्स बहुत हुए थे। जो जहां जहां सेना जाती थी, जापान ने, मैंने अभी बताया, चाइना के साथ क्या क्या किया था, जर्मनी ने क्या क्या किया था, एटॉमिक बॉम्बिंग से 1.5 लाख लोग मर गए थे। तो बेसिकली इंसानियत एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, जिस पॉइंट पे ना तो हम कभी पहुंचे हैं और मैं उम्मीद करता हूं ना हम कभी पहुंचे। हम बेसिकली इंसान ही जो था वो राक्षस बन चुका था। हमने एक पुरानी कहावत है कि इंसान से बड़ा राक्षस दुनिया में कोई नहीं, इंसान से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं। तो इस युद्ध में हम राक्षस और भगवान दोनों ही बन गए थे। और लेगेसी इस युद्ध के बाद में हुआ क्या? द यूनाइटेड नेशंस वुड बी फॉर्म टू प्रिवेंट सच वॉर्स इन द फ्यूचर। न्यूक्लियर वेपन्स वुड बिकम द बिगेस्ट हेडेक टू द वर्ल्ड एंड द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर वुड बी फॉट फॉर 4 डेकेड्स। लीग ऑफ नेशंस तो फ्लॉप हो गई थी, बट इन्होंने एक नई नेशंस बनाई, यूनाइटेड नेशंस, ताकि ऐसा युद्ध कभी वापस ना हो। फिलहाल तो ऐसा युद्ध आज तक हुआ नहीं, बट और भगवान करे कभी हो भी ना। और उसी के साथ साथ क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ गए थे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए सारे देशों के लिए, और यूएस और यूएसएसआर के बीच में एक नए शैली का युद्ध चालू हुआ, जिसको हम नाम देते हैं कोल्ड वॉर, जो लगभग 40 सालों तक चलता रहा। ठीक है, उसके बाद में कोल्ड वॉर आ जाता है। अब इस कोल्ड वॉर को मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड कोई भी डाउट है, एंड बाय दैट आई मीन कोई भी डाउट, छोटे से छोटा भी, या वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, तो पुट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।